बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इकोसिनॉइड फार्माकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इकोसिनॉइड्स को कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्लान। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, इनके थोड़े बहुत फार्माकोलॉजी को देखना है। उसके अलावा साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर्स होते हैं, लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एस्टामाइनोफेन है। इनको भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आपने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। जो इकोसिनॉइड्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये असल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से रिलीज होते हैं, स्पेसिफिकली एराकिडोनिक एसिड। और इनको बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो है फॉस्फोलाइपेज। सबसे पहले मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड पे फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करेगा। ये फॉस्फोलाइपेज A2 मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवा देगा। जब ये एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो जाएगा तो ये दो पाथवे में जाने की कोशिश करेगा। एक पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बना देगा एराकिडोनिक एसिड से, और दूसरा पाथवे लिपोक्सिजीनेस को यूज करते हुए एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट करा देगा। ओके, तो इसी फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं। जैसे अगर आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इनका प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। जो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे को इनहिबिट करने वाले एंजाइम होते हैं एनसैड होते हैं। ओके, जो एनसैड होते हैं ये साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, और इन्हीं को इनहिबिट करने वाला एस्टामाइनोफेन भी होता है। जबकि जो साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 वाली होती है, सेलोकॉक्सिब है, वेल्डिकॉक्सिब, ब्रोफिकॉक्सिब और टाइप 2 का इनहिबिट कर देते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो भी इन्हीं एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। ना सिर्फ बल्कि इस टाइप को, बल्कि यहाँ पे भी इन्हीं एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये टाइप 2 एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जबकि ल्यूकोट्राइन है, ल्यूकोट्राइन के भी दो टाइप के एंटागोनिस्ट होते हैं। एक इनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, दूसरा इनके सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर जाफिलुकास, मॉन्टेलुकास आ जाएगा, जबकि इनके सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर जिलियोटिन आ जाएगा। जो इकोसिनॉइड होते हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन है, ये हमारे बॉडी के तकरीबन तमाम सेल के अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर पड़े हुए होते हैं। लेकिन जब कोई स्टिमुलस आता है, लाइक आईजी मीडिएटेड रिएक्शन है या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ट्रॉमा है, हीट है, टॉक्सिन है, तब ये ऑन डिमांड प्रोड्यूस होते हैं और ऑन डिमांड रिलीज हो जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ये साइक्लिक EMP और फॉस्फोलाइपेज AP3 फॉस्फोलाइपेज C से काम करते हैं, IP3 टैग सिस्टम से काम करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल इकोसिनॉइड्स को। तो पहला है ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन प्रोड्यूस होते हैं वाया लिपोक्सिजीनेस एंजाइम। इसमें से ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4। जो ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 इनको बोलते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस। तो ये एनाफिलैक्सिस करवा देते हैं, अस्थमा में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। जबकि ल्यूकोट्राइन B4 ये कीमोटैक्टिक एजेंट होता है, कीमोटैक्सिस करवा देता है। तो ये कीमोटैक्सिस करवाता है। इसके अलावा ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल, उनकी एक्टिवेशन करवा देता है। जब उनकी एक्टिवेशन होती है तो फिर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। जब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है तो फिर सेल डैमेज होना देखने को मिलता है। जबकि C4, D4, E4 एनाफिलैक्सिस करवाती है, जिसकी वजह से इनको स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। अब ल्यूकोट्राइन के को कौन कौन सी ड्रग्स टारगेट करती है, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड व फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। तो इसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन इसी वजह से हो सकते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से। जो जिलियोटिन होता है लिपोक्सिजीनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये जो जिलियोटिन है ये अस्थमा में इस्तेमाल होते हैं। ये जिलियोटिन और जाफिलुकास, मॉन्टेलुकास, जबकि जाफिलुकास और मॉन्टेलुकास ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है वाया एंडोपेरोक्साइड। एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस। साइक्लोऑक्सीजिनेस के दो आइसोफॉर्म्स होती है, वैसे इसके तीन होती है, तीन आइसोजाइम होते हैं, 1, 2, 3। जो 3 होता है वो CNS के अंदर होता है और उसको ब्लॉक करने वाली एस्टामाइनोफेन होती है। जो 1 होता है बहुत सारे टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होता है, लाइक प्लेटलेट है, स्मूथ मसल है, जहाँ पर ये थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस करवा देता है और इसके अलावा साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करवा देता है। जो थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस होती है प्लेटलेट के अंदर, और जो साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन होती है ये स्टोमक के अंदर बनती है, जहाँ पे ये म्यूकोजा को मेंटेन करते हैं, म्यूकोजा की प्रोटेक्शन करते हैं। जो साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 है ये ब्रेन के अंदर और किडनी के अंदर होता है और ये इंड्यूसेबल होता है। जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रॉमा होता है, ठीक है, आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, एलर्जी होता है, तब ये इंड्यूस हो जाता है। अब इंडिविजुअल प्रोस्टाग्लैंडिन को इनके फार्माकोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है इसके जो एनालॉग्स होती है लाइक माइसोप्रोस्टोल, तो ये एनसेट इंड्यूस अल्सर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये इसका GIT के म्यूकोजा के ऊपर प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। इसके अलावा PGE1 एनालॉग एल्प्रोस्टैडिल है। एल्प्रोस्टैडिल ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करता है, जबकि एनसेट ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को ठीक है हटा देते हैं। ठीक है,
तो इनका थोड़ा-सा ऑपोज़िट एक्शन होता है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करता होता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड होती है। जब ये पेटेंट होता है तो ये प्रीमैच्योर बेबी के अंदर कोई कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाती। इसके अलावा ये एल-प्रोस्टाडिल वेसोडायलेशन करवाता है और ये मेल इम्पोर्टेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अनलेस एंड अनटिल हम इसको अबॉर्टिफेसिएंट एजेंट के साथ मिला के देते हैं। फॉर एग्जांपल माइसोप्रोस्टोल को माइफेप्रोस्टोन के साथ मिला के देते हैं। माइफेप्रोस्टोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रोजेस्टिन दोनों के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, ये यूट्राइन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, ठीक है। तो जो इसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं इसके ड्रग्स के, तो ड्रग्स यूज़ होती है डायनोप्रोस्टोन। तो डायनोप्रोस्टोन सर्विकल राइपनिंग करवा देती है। इसके अलावा अबॉर्टिफेसिएंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। तो ये प्रीमैच्योर लेबर करवा के अबॉर्शन करवा देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये यूट्राइन और ब्रोंकियोल दोनों के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। जो कार्बोप्रोस्ट होती है ये अबॉर्टिफेसिएंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि यूट्राइन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती थी, जिस तरह पीछे डायनोप्रोस्टोन था। इस जो लैटानोप्रोस्ट होती है ये ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है, ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है। नेक्स्ट है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट स्टेबिलाइजर होती है, इसकी एग्रीगेशन को मिनिमाइज कर देती है, वेसोडाइलेटर होती है। तो इसका जो एनालॉग होता है उसका नाम है एप्रोप्रोस्टिनोल। जो एप्रोप्रोस्टिनोल होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कुछ सिल्डेनाफिल टारडिलाफिल ये भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ पे PGE2 और F2 लिखा हुआ है कि दोनों इस्तेमाल होते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी जो डिस्मेनोरिया होता है, डिस्मेनोरिया में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और F2 रिलीज होते हैं, तो इनको इनहिबिट करने वाला एनसेट होता है, जिसकी वजह से एनसेट को डिस्मेनोरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं पेन किलर के तौर पर। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है, ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा ये सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, किसकी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की, ओके, जो स्पेसिफिकली पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले पेशेंट के अंदर। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया है। जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है ना, तो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो एस्पिरिन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एस्पिरिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज कर देती है वाया डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, ओके। अब यहाँ पे ब्रिज टू फिजियोलॉजी लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन इनके थोड़े से ऑपोजिट बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी होती है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 के रिसेप्टर होते हैं, इनकी वजह से फॉस्फोलाइपेज C की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। IP3 डैक सिस्टम होता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा देता है। जबकि प्रोस्टासाइक्लिन होता है ये साइक्लिक AMP के जरिए काम करता है और ये प्लेटलेट की स्टेबलाइजेशन करवा देता है, एग्रीगेशन को मिनिमाइज कर देता है। जो एस्पिरिन होती है दोनों को ब्लॉक कर देती है, लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है वो एंडोथेलियम के अंदर से प्रोड्यूस होता है। एंडोथेलियल सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो इस इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एनसेट की तरफ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है ये सिलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर होती है साइक्लोऑक्सीजिनेज का, ठीक है, स्पेसिफिकली टाइप 1 और टाइप 2 का, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम से कम हो जाती है। ये एनाल्जेसिक भी होते हैं, एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है, एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होता है। इनके पास चारों एक्शन होती है डिपेंडिंग अपॉन डोज कौन सी है। जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है उसका प्रोटोटाइप होती है जिसको हम एस्पिरिन बोलते हैं, ओके। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स होती है, लेकिन जो एस्पिरिन होती है ये इरिवर्सिबल काम करती है, बाकी सारी ड्रग रिवर्सिबल काम करती है। इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन करती है एसिडिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जो कि एक्टिव साइट के नजदीक पड़े हुए होती है। इसकी एक्शन डोज डिपेंडेंट होती है, यानी डिफरेंट डोज के ऊपर डिफरेंट एक्शन होती है। लाइक लो डोज के ऊपर ये एंटी प्लेटलेट होती है, जब डोज को बढ़ाते हैं तो ये एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक हो जाती है, और मजीद डोज को बढ़ाते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाती है, ओके। चूंकि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देती है, तो इसको पोस्ट मायोकार्डियल पेशेंट में, यानी जिसको एक मतलब हार्ट अटैक आ गया तो मजीद हार्ट अटैक ना आए, तो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की रिकरेंसी को भी मिनिमाइज कर देती है, ओके। इसके अलावा इसके पास चौथा एक्शन, पांचवा एक्शन भी होता है, वह है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन। जब इसकी डोज लो से मॉडरेट होती है तब ये इसकी ट्यूबुलर सिक्रेशन को कम कर देती है, किसकी, यूरिक एसिड की, तो उसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। लेकिन अगर एस्पिरिन की डोज ज़्यादा होगी तब ये उसकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देगी। जब उसकी रीअब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाएगी तो यूरिकोसिरिया हो जाएगा। तो अगर आपने गाउट के अंदर एस्पिरिन का यूज़ करना है, वैसे यूज़ नहीं करते, इंडोमेथासिन यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ करना है तो आपने डोज को बढ़ाना पड़ेगा, ओके। इसके साथ एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिसऑर्डर ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर हाई थेरापेटिक डोज होती है तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अनकपल्ड कर देती है, ओके। यानी ज़्यादा रिस्पायरेशन चलानी पड़ती है गिवन एटीपी को प्रोड्यूस कराने के लिए। ज़्यादा रिस्पायरेशन होगी तो ज़्यादा कहने का मतलब
आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ज़्यादा इन्हेलेशन करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब रिस्पायरेशन ज़्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा तो रिस्पायरेटरी अल्कलॉसिस हो जाएगा। उसकी कंपनसेशन किडनी से निकलती है। किडनी बाइकार्बोनेट को एलिमिनेट कराना शुरू कर देती है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलॉसिस। अडल्ट के अंदर ये स्टेबल कंडीशन होती है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। टॉक्सिक डोसेज़ के अंदर देते हैं, अभी तो बात थी थेरापेटिक की। जब टॉक्सिक डोसेज़ के अंदर देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इसकी वजह से ये रिस्पायरेटरी सेंटर को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। जब रिस्पायरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाएगा तो रिस्पायरेशन कम से कम होगी। जब रिस्पायरेशन कम से कम होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि क्रेब्स साइकिल भी इनहिबिट हो जाएगी और सीवियर अनकपलिंग होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। फाइनली इन सब की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपरथर्मिया भी हो सकता है और हाइपोकलीमिया भी हो सकता है। यानी ये एस्पिरिन के आपको डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है हाई थेरापेटिक डोज पर और टॉक्सिक डोज पर। जो हाई थेरापेटिक थी इसकी वजह से रिस्पायरेटरी अल्कलॉसिस और यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता था। साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं तो फिर जीआईटी की इरिटेशन हो सकती है, इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, अल्सर और ब्लीडिंग हो सकता है, सैलिसाइलिज्म हो सकता है, लाइक टिनाइटिस है, वर्टिगो है, डिक्रीज हियरिंग है और ये फर्स्ट साइन होता है टॉक्सिसिटी का कि सुनना कम पड़ी है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से अस्थमा एक्ज़ार्बेट हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, लाइक 3 ट्रायड होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में। ये स्पेसिफिकली एस्पिरिन के जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें एक अस्थमा है, दूसरा नेज़ल पॉलिप है और तीसरा रिनाइटिस होता है। तो फिर इसका निमोनिक होता है आरएनए, ठीक है? आरएनए तो आर से रिनाइटिस, एन से नेज़ल पॉलिप और ए से अस्थमा। राई सिंड्रोम हो सकता है, बच्चों में एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा एंटी प्लेटलेट एक्शन की वजह से। क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो फिर रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, ड्रग इंटरैक्शन भी हो सकता है, लाइक जो एथेनॉल अगर इसके साथ लोगे तो एथेनॉल इसकी जीआईटी की ब्लीडिंग को बढ़ा देती है, वारफेरिन इसके इफेक्ट को बढ़ा देती है, यूरिकोस यूरिक एजेंट इसके इफेक्ट को कम कर देती है। एस्पिरिन की अगर ओवरडोज हो गया तो उसकी किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, ओके, ठीक है? यानी अगर जो एस्पिरिन को अगर ज़्यादा ले लिया तो उसकी वजह से वेज़ोमोटर कोलैप्स हो सकता है, रिस्पायरेटरी और रीनल फेल्योर हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता, लेकिन इसकी मैनेजमेंट इस तरह से होती है कि आपने गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कराना है विदाउट एक्टिवेटेड चारकोल प्लस वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि रिस्पायरेटरी फेल्योर को मिनिमाइज़ करे और इसके अलावा एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सिस्टमैटिकली मैनेज करना है, ठीक है? हाइपरथर्मिया को भी मैनेज करना है, डिहाइड्रेशन को भी मैनेज करना है, ओके, ठीक हो गया? अगर आपने एस्पिरिन को एलिमिनेट करवाना है तब आपने यूरिन को अल्कलाइनाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एस्पिरिन वीक एसिड होती है। अब चलते हैं दूसरे एनसेड की तरफ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ। तो बाकी सारे जो एनसेड होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 का, जिनके पास एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। इसके अंदर इबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, इंडोमेथासिन है, कीटोरोलैक है और सोलेंडैक होते हैं। अगर हम इसको एस्पिरिन से कंपेयर करते हैं तो जो एनाल्जेसिया होता है वो सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक एक्शन कीटोरोलैक के पास होता है। नेक्स्ट आता है इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन और दूसरा आता है एस्पिरिन। जीआईटी की इरिटेशन की बात करते हैं तो इसमें एस्पिरिन जीत जाती है। इनका एसिड बेस डिसऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। रीनल एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। एलर्जी कॉमन होती है, क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है, क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एस्पिरिन के साथ। किडनी के अंदर नेफ्राइटिस करवा सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकते हैं, एक्यूट फेल्योर करवा सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2, क्योंकि ये क्या करती है जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते थे। लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर दोगे तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकती है, किडनी फेल्योर भी हो सकता है। स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो फिर हिमेटोलॉजिकल रिएक्शन होती है एंडोमेथासिन की वजह से और सोलेंडेक की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और हिमेटोटॉक्सिसिटी आ सकती है, जबकि एंडोमेथासिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस और सीएनएस के इफेक्ट देखने को मिलती है। अब चलते हैं सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 इनहिबिटर, तो इसके अंदर आती है सिलोकॉक्सिब। सिलोकॉक्सिब को अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरी कन्वेंशनल एनसेड के साथ तो ये इसके पास कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं होती, बाकियों के पास कुछ ना कुछ थी। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने की वजह से जीआईटी की टॉक्सिसिटी कम से कम होती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन भी कम से कम होता है, लेकिन इसका ये प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि जो साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 है ये वो एंजाइम है जो प्रोस्टासाइक्लिन बनाता था। लेकिन जब प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन कम से कम होगी तब क्या होगा, प्रोस्टासाइक्लिन नहीं होगा तो फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो एमआई और स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और एमआई और स्ट्रोक को मिनिमाइज करने के लिए एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि सिलोकॉक्सिब और सल्फोनामाइड इनके दरमियान क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि सिलोकॉक्सिब के अंदर भी सल्फोनामाइड रिंग होता है। एनसेड की वजह से कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक एमआई और स्ट्रोक्स, ठीक है, एसोसिएटेड होती है विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स साइड इफेक्ट। और इसके अलावा एक और ड्रग भी है, वो है मिलॉक्सिकाम। जो मिलॉक्सिकाम है साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 इफेक्टिव होती है, उसको इनहिबिट करती है और इसके रिलेटिवली फ्यूअर जीआईटी साइड इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनसेड, ठीक है, ओके।
अब हम चलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो कौन सी होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए? एप्रोप्रोस्टेनोल। जबकि डायनोप्रोस्टोन होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती थी? डायनोप्रोस्टोन सर्विकल राइपनिंग और अबॉर्टिफेजियन के लिए। जो एल्प्रोस्टाडिल थी, ये इस्तेमाल होती है एल्प्रोस्टाडिल पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखने के लिए और मेल इंपॉर्टेंस के लिए। और जबकि लेटानोप्रोस थी ग्लोकोमा के अंदर यूज करते हैं। ओके, अब है लास्ट है एस्टामाइनोफेन। एस्टामाइनोफेन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो एस्टामाइनोफेन क्या करती है? पेरिफेरल टिश्यू के अंदर साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट नहीं करती, जिसकी वजह से कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होगा, बल्कि ये सीएनएस के अंदर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अगर हम इसको एस्पिरिन से कंपेयर करते हैं, तब अगर हम कंपेयर करते हैं तो एस्पिरिन के पास एंटी प्लेटलेट एक्शन था, इसके पास कोई एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं है। एस्पिरिन की वजह से छोटे बच्चों में जिनमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो उनमें एन्सेफेलोपैथी आ जाती है, जिसको बोलते हैं राई सिंड्रोम। लेकिन इसकी वजह से कोई राई सिंड्रोम नहीं होता। एस्पिरिन यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती थी। लाइक अगर लो टू मॉडरेट डोज थी तो वो सिक्रेशन को मिनिमाइज करती थी, अगर हाई डोज थी तो वो रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करती थी। लेकिन इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। वो ब्रोंकोस्पास्टिक थी, लेकिन ये ब्रोंकोस्पास्टिक नहीं होती। इसका मतलब अगर किसी में एनसेट हाइपरसेंसिटिविटी है, अस्थमा हो चुका है एनसेट की वजह से, अल्सर हो चुका है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जीआईटी डिस्ट्रेस भी कम से कम होती है। अगर किसी ने इसको ज़्यादा ले लिया तो इसको मेटाबोलाइज़ करने वाला जो ऑर्गन होता है वो है लीवर। और लीवर करता क्या है? लीवर पहले ग्लूकोनाइड ट्रांसफेरेस को इनएक्टिव कर देगा, और जब इसकी ग्लूकोनाइडेशन होती है तो ग्लूकोनाइडेशन के लिए हमें चाहिए एंजाइम कौन सा? ग्लूटाथायोन। ठीक है, यानी पहले फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगा और फिर फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा। फेज 1 रिएक्शन के अंदर इसका रिएक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं एनिसेटाइल बेंजोक्विनो इमीन, जिसको इनएक्टिवेट करता है ग्लूटाथायोन। लेकिन अगर ग्लूटाथायोन नहीं होगा, ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब ये मेटाबोलाइट हेपेटोसाइट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, लीवर के हेपेटोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, सेंट्रल लोबार लीवर नेक्रोसिस हो सकता है, लीवर फेल्योर भी हो सकता है। अगर हम एथेनॉल लेते हैं तो फिर एथेनॉल इसके फेज 1 एंजाइम को इंड्यूस कर देगा, और फेज 1 एंजाइम के इंड्यूस होने की वजह से रिएक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो था हेपेटोटॉक्सिटी। हेपेटोटॉक्सिटी को मैनेज करने के लिए आपने एन-एसिटाइलसिस्टीन लेना है, जो सल्फ हाइड्राइल ग्रुप प्रोवाइड करता है, ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो एन-एसिटाइलसिस्टीन है, ये म्यूकोलिटिक एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस। यहाँ पे एक टॉट टॉक्सिटी लिखी हुई है। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, एक गस्टेटरी एक्सप्लोरर होते हैं, ठीक है, और वो कौन सा कंपाउंड होता है? ठीक है, जो हाउस होल्ड आइटम के अंदर मौजूद होता है, जो टॉट सिंड्रोम करवाता है, वो एस्पिरिन है, एस्टामाइनोफेन है, ठीक है, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री आयरन टेबलेट्स होती है। अब यहाँ पे लिखा कि जो बच्चे होते हैं वो गस्टेटरी एक्सप्लोरर होते हैं, यानी जो भी चीज़ होती है ना उसको टेस्ट करने के आदी होती है, ठीक है। तो टॉक्सिटी किन 3 सब्सटेंस की वजह से हो सकती है? तो वो एस्टामाइनोफेन है, आयरन टैबलेट होती है, और एस्पिरिन है, और इनकी टॉक्सिटी को शायद इन्होंने लिखा हुआ है टॉट टॉक्सिटी। हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमने कैप्लॉन फार्माकोलॉजी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके इसकी सारी वीडियोस को देख लेना कैप्लॉन फार्माकोलॉजी की, और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।